स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी जगह की बात कर रहे हैं, रूस के साइबेरिया में उच्चनय हीरे की खदान। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी खदानों में से एक रही है। जी हाँ। और अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिगत खदान बन चुकी है। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह साइबेरिया जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और वहां जमीन के नीचे अरबों डॉलर के हीरे छिपे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी खदान की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये मिली, कैसे यहाँ काम शुरू हुआ और इसका नाम उच्चनय यानी भाग्यशाली क्यों पड़ा। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। हाँ, और ये जगह सिर्फ अपने साइज या हीरो की कीमत की वजह से ही खास नहीं है। ये इंजीनियरिंग की आप कह सकते हैं एक मिसाल भी है, और इतने मुश्किल हालात में इंसानी जज्बे की भी। अच्छा, यहाँ की तकनीक, यहाँ का जीवन, ये सब वाकई जानने लायक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 1955 है ना? हाँ, 1955 में जब सोवियत भूवैज्ञानिकों ने याकुतिया क्षेत्र में वो किम्बरलाइट पाइप्स खोजे थे। किम्बरलाइट पाइप्स। हाँ। अच्छा, ये वो चट्टानें होती हैं जिनमें हीरे मिलते हैं। बिल्कुल सही। ये खास ज्वालामुखी चट्टानें हैं, और इसी खोज के आधार पर उदचनई खदान बनी। आज इसे एएल रोसा कंपनी चलाती है। एल रोसा, हाँ सुना है। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी हीरा उत्पादक कंपनियों में से एक मानी जाती है। और वो नाम उदशने भाग्यशाली। हाँ, ये नाम ही बताता है कि ये खोज कितनी अहम थी उस वक्त सोवियत संघ के लिए। जाहिर है। अब सोचिए, इतनी बड़ी हीरे की खान मिलना वाकई भाग्यशाली बात थी। और वो इलाका भयंकर ठंडा, तापमान अक्सर -40, कभी-कभी तो -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे। लेकिन मजे की बात यह है कि खनन का काम साल भर चलता रहता है। कमाल है। अच्छा, तो शुरुआत हुई ओपन पिट माइनिंग से, मतलब खुली खदान। हाँ, 1971 में एक विशाल खुली खदान के तौर पर काम शुरू हुआ, और ये लगातार गहरी होती गई। 2015 तक आते आते ये करीब 640 मीटर गहरी हो चुकी थी। 640 मीटर? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, कितना गहरा। हाँ, बहुत गहरा। लेकिन फिर असली बदलाव आया। 2014 से यहाँ पूरी तरह से भूमिगत खनन, मतलब अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू हो गई। अच्छा, तो अब ये ओपन पिट नहीं है? नहीं, अब ये पूरी तरह एक आधुनिक अंडरग्राउंड माइन है, और यहाँ काफी उन्नत तकनीक इस्तेमाल होती है। जैसे वो लॉन्ग होल रिट्रीट स्टोपिंग है। ये क्या होता है? इसमें चट्टानों के बड़े हिस्सों को सावधानी से ड्रिल करके और विस्फोट करके नीचे लाया जाता है। और कंटिन्यूअस माइनर जैसी मशीनें भी हैं जो लगातार खुदाई करती रहती हैं। ताकि काम तेजी से और सुरक्षित हो सके। बिल्कुल। सुरक्षा के भी काफी इंतजाम हैं, गहरे शाफ्ट्स हैं। और उत्पादन, कितने हीरे निकलते हैं यहाँ से? आंकड़े बताते हैं कि यहाँ करीब 225.8 मिलियन कैरेट हीरे का भंडार हो सकता है। ये अनुमान है। 225 मिलियन कैरेट? हाँ, और हर साल लगभग 5 से 10 मिलियन कैरेट हीरे निकाले जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। और इसमें भी खास बात यह है कि इनमें से करीब 67% से ज्यादा हीरे जो हैं वो जेम क्वालिटी के होते हैं। अच्छा, यानी गहनों में लगने वाले बढ़िया हीरे। जी हाँ, जो ज्यादा कीमती होते हैं, सिर्फ औद्योगिक इस्तेमाल वाले नहीं। और यहाँ से कुछ बहुत बड़े और मशहूर हीरे भी निकले हैं। जैसे 2013 में एक हीरा मिला था, अलेक्जेंडर पुष्किन, करीब 320 कैरेट का। वाह। और अभी हाल ही में 2023 में एक और विशाल हीरा मिला, 390.7 कैरेट का। कमाल है। तो ये वाकई वैश्विक हीरा बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। निश्चित रूप से। अच्छा, और वहाँ रहने वाले लोग? खदान के पास ही उदोचनई शहर भी है ना? हाँ बिल्कुल, वही खदान के पास ही बसाया गया है, जहाँ ये खनन कर्मी और उनके परिवार रहते हैं। और जैसा हमने कहा, तापमान -50 डिग्री तक। उफ, तो एलरोसा वहाँ रहने की सुविधाएं वगैरह देती होगी? जी हाँ, जानकारी यही है कि कंपनी कर्मचारियों के लिए घर, स्कूल, अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराती है। लेकिन फिर भी उन हालात में जीवन वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण होता होगा। कल्पना ही कर सकते हैं। हाँ, और एक बात और है, कंपनी अब कोशिश कर रही है कि खनन का काम थोड़ा टिकाऊ, सस्टेनेबल तरीके से हो। अच्छा, जैसे पानी को रिसाइकल करना, कचरा प्रबंधन पर ध्यान देना, कम बिजली इस्तेमाल करने वाले उपकरण लगाना, इस तरह के कदम। ये तो अच्छी बात है। और भविष्य क्या है इस खदान का? कब तक चलेगी ये? अनुमान है कि ये खदान अभी और गहरी होगी, शायद 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर? हाँ, और उम्मीद है कि ये लगभग 2045 तक चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर उदुचनय सिर्फ एक खदान नहीं है,
ये साइबेरिया की उस बर्फीली दुनिया में, मतलब चरम मौसम, आधुनिक तकनीक और बहुत सारी दौलत का एक अजीब सा संगम है। हाँ बिल्कुल, एक भाग्यशाली जगह जैसे इसका नाम है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि इंसान की पहुंच कहाँ तक है। मतलब कीमती चीजों को पाने के लिए वो कितनी मुश्किल भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर सकता है और कैसे रास्ते निकाल लेता है। हाँ, ये तो है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे जैसे हम धरती के और अंदर और गहरे संसाधनों तक पहुंच रहे हैं, तो ये जो तकनीकी काबिलियत है और जो हमारी पर्यावरण को लेकर जिम्मेदारी है, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी और शायद कितना मुश्किल होता जाएगा। ये बहुत अहम सवाल है। शायद भविष्य की हर बड़ी परियोजना के सामने ये सवाल खड़ा होगा।